अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 दी सेल का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। इस लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इसकी डिस्कवरी के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स होंगे उसके बारे में लास्ट में बात की जाएगी। तो इस पूरे लेक्चर को आप लोग गौर से सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर हम लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले अगर डिस्कवरी की बेटा बात करें तो इसको डिस्कवर किया था फिजियोलॉजिस्ट था एक, जिसका जो फुल नेम है अल्बर्ट वॉन कोलिकर इसको कहा जाता है। 1857 में इसने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को और इसने नेम क्या दिया था इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम दिया था। और बाद में फिर तकरीबन 1898 के अंदर कार्ल बेंडर साइंटिस्ट का नेम था, इसने फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया था। तो हम लोग शुरू करते हैं डिस्कवरी से। तो डिस्कवर्ड बाय किसने इसको डिस्कवर बेटा किया था? कोलिकर। कब बेटा डिस्कवर किया था? 1857 में। उसके बाद फिर इसको नेम क्या दिया था और कोलिकर ने इसको एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम दिया था, पावर हाउस ऑफ सेल इसने कहा था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसने नाम नहीं दिया था इसको, इसने जस्ट ओनली क्या कहा था, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था। फिर बाद में बेटा 1898 के अंदर इसको नेम दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का। वो किसने दिया था? कार्ल बेंडर ने। नेम माइटोकॉन्ड्रिया किसने बेटा नेम दिया था? बाय कार्ल बेंडर। कब बेटा दिया था? 1898 में। जी अब आते हैं इस ऑर्गेनेली की तरफ। ये ऑर्गेनेली है क्या? सबसे पहले अगर बेटा बात करें तो ये वाली जो ऑर्गेनेली है इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। Why it is known as power house of the cell? Power house of the cell इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली ये सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसके लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज, ताकि सेल जो है अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करे। तो इसको बेटा क्या कहा जाता है? नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल ऑफ दी सेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा इसके अंदर पावर हाउस कहने की इसको वजह क्या है? क्योंकि इसने बेटा परफॉर्म करनी है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इसने बेटा परफॉर्म करनी है और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान इसने बेटा सेल को क्या प्रोवाइड करना है? एटीपी प्रोवाइड करनी। किससे एटीपी प्रोवाइड करनी? जो यूज्ड एनर्जी होगी सेल के अंदर वो बेटा मौजूद होगी किस फॉर्म में? एडीपी की फॉर्म में। और देन ये कन्वर्ट कर दी जाएगी किस में? एटीपी की फॉर्म में। तो ये जो चेंज होती है एडीपी का एटीपी के अंदर ड्यूरिंग दी सेलुलर रेस्पिरेशन, इस वजह से इसको हम लोग इस ऑर्गेनेली को बेटा क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम लोग मूव करें तो एक बेटा डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है ये। और ये किसके अंदर बेटा मौजूद होती है? फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में बेटा ये मौजूद होगी। उसके अलावा अब अगर बेटा हम लोग इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें तो ये किस तरह से आप लोगों को एक रॉड लाइक वेसिकल्स की फॉर्म में ये नजर आती है। तो हम लोग इसको लिखेंगे फाउंड एज रॉड या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर
किसके नीचे बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे अगर इसको देखा जाए तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा? ये बेटा आप लोगों को रॉड लाइक या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर इसका नजर आता है। लेकिन जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो इसका काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा। तो इसी के स्ट्रक्चर के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन्स है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन बेटा इसकी स्मूथ होगी और जो इनर मेम्ब्रेन है उससे इनवर्ड फोल्डिंग्स बनती हैं जिसको हम लोग क्रिस्टी का नाम देते हैं। वो आगे हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बेटा बात करें इसके साइज की और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की, इसके नंबर की, तो बेटा वेरी करती है इन डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट सेल्स के अंदर। जिन सेल्स का फंक्शन जो है या एक्टिविटीज जो हैं वो ज्यादा होंगी तो उन सेल्स के अंदर इनके साइज, इनका नंबर भी क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दो सेल विच आर नॉट एक्टिव, जो कि एक्टिव नहीं है ज्यादा। जो ज्यादा एक्टिव होंगे, एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म करेंगे, उनके अंदर साइज भी और इसका नंबर भी क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉन एक्टिव या इनएक्टिव सेल्स। तो इसका बेटा जो साइज है और नंबर जो है वो वेरी करता है और डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड बेटा करना है इसने, डिपेंड्स अपॉन सेल्स एक्टिविटीज। सेल की जो एक्टिविटी है उस पे बेटा इसने डिपेंड करता है, इसका नंबर भी और इसका साइज भी। उसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन की अगर बेटा हम लोग बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होगी और इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे मैंने बता दिया कि सेलुलर रेस्पिरेशन इसका फंक्शन यहाँ पे उन्होंने। और दूसरा इसका फंक्शन जो सेलुलर रेस्पिरेशन में खासतौर पर इसने मेटाबॉलिज्म करनी है। किसकी मेटाबॉलिज्म करनी है? प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म करेगा, लिपिड्स और फैट्स की जगह इसने मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या बना देनी? एटीपी बना देनी है। तो ये जो एटीपी ये किसके दौरान असल में किसकी मेटाबॉलिज्म ये करता है? मेटाबॉलिज्म बेटा फैट्स की और प्रोटीन्स की जो मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबॉलिज्म जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में बेटा होती है और उसमें क्या ये बना देता है बेटा? एडीपी को कन्वर्ट कर देता है एटीपी के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इससे स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो इनर जो स्ट्रक्चर है इसका, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आएगा, उसके जरिए अगर ऑब्जर्व किया जाएगा तो किस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा? तो इसकी बेटा आउटर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन जो होगी बेटा वो क्या, वो कैसे की होगी? वो स्मूथ होगी बिल्कुल, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा, जो इनर मेम्ब्रेन होगी अब वो स्मूथ नहीं है, वो स्मूथ नहीं है। और उससे क्या बनेगी? उससे इनवर्ड कुछ हम लोग कहते हैं इनवर्ड फोल्डिंग्स बनती हैं, इन फोल्डिंग्स बनती हैं। इन फोल्डिंग्स को बेटा क्या कहा जाता है? क्रिस्टी का नाम दिया जाता है। तो इनसे क्या बनेगी? इन फोल्डिंग्स बेटा बनती हैं और इन फोल्डिंग्स को बेटा क्या कहेंगे हम लोग? क्रिस्टी का नाम देंगे। इन फोल्डिंग्स को क्या कहेंगे? क्रिस्टी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये आप लोगों के सामने जो रेड कलर की बेटा नजर आ रही है इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ये है बेटा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर? और ये बेटा क्या होगी? इसका हम लोग लिख लिया, ये होगी बेटा स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी? स्मूथ है। जबकि इनर जो मेम्ब्रेन है बेटा, इनर मेम्ब्रेन से ये हम लोग आगे इनर मेम्ब्रेन बनाएंगे। इनर मेम्ब्रेन से आगे ऐसे क्या बनेगी? इन फोल्डिंग्स बनती है। ऐसे इन फोल्डिंग्स बनेगी। क्लियर हो गए? तो ये बेटा कौन सी है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाएगा इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो इन फोल्डिंग्स बन रही हैं, ये जो इन फोल्डिंग्स बेटा होंगे, इन फोल्डिंग्स को क्या कहा जाता है? ये इन फोल्डिंग इसको कहा जाता है बेटा क्रिस्टी। इसको क्या नाम देंगे? क्रिस्टी का नाम देंगे। अब
ये वाले जो दरमियान में आप लोगों को स्पेस नजर आ रही है, ये वाली जो स्पेस यहाँ पे मैं मार्कर से लेबल कर देता हूँ, ये वाली जो स्पेस बेटा होगी, इस स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का नाम देंगे। क्लियर? अच्छा, अब ये जो बेटा इनर मेम्ब्रेन है, ये दो कंपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड कर देती है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर जो पार्ट्स होते हैं दो कंपार्टमेंट से डिवाइड कर देगी। एक कौन सा होगा बेटा, आउटर कंपार्टमेंट होगा, आउटर कंपार्टमेंट है। इस आउटर कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, इनर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का नाम दिया जाता है। जबकि जो इनर कंपार्टमेंट होगा, इस इनर कंपार्टमेंट के अंदर बेटा क्या मौजूद है, यहाँ पे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा। इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को बेटा क्या नाम देते हैं हम लोग, इसका नाम है बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये इनर कंपार्टमेंट होगा जो कि कौन अलग-अलग कर रहा है, किस कौन सी चीज, कौन सी मेम्ब्रेन इसको अलग-अलग कर रही है, इनर मेम्ब्रेन इस दोनों को कंपार्टमेंट्स को अलग-अलग करेगी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का इसको नाम देंगे। अब इसी बेटा जो इन फोल्डिंग्स हैं जिसको हम लोगों ने क्रिस्टी का नाम दिया है, इस क्रिस्टी पे कुछ नोब लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा मौजूद होते हैं। कुछ इस तरह के नोब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जिसका जो साइज है बेटा तकरीबन 0.9 नैनोमीटर होता है, और बाद 9 नैनोमीटर सॉरी, और ये तकरीबन 11 नैनोमीटर के फासले पे मौजूद होते हैं। और तकरीबन एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनकी जो तादाद होती है वो 100 से लेकर 1000 होगी। नोब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग आगे मैं नेम भी इसका बताता हूँ, F1 पार्टिकल इसको कहा जाता है। तो ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ये ऐसे पूरी माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर मौजूद होंगे, जो कि ओरिजिनेट इनका कहां से बेटा हो रहा है, ओरिजिनेट इनका बेटा होगा जो क्रिस्टी हैं वहां से। ऐसे ये पूरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैले हुए होते हैं, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनकी जो तादाद बेटा होती है वो 1000 से लेकर तकरीबन 100 से लेकर 1000 तक हो सकती है। और तकरीबन इसका जो साइज है 9 नैनोमीटर होता है, और 11 नैनोमीटर के डिस्टेंस से एक दूसरे के ऊपर ये मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे इस F1 पार्टिकल, ये क्या है बेटा, F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल है। और इसके मैंने बताया कि बेटा यहाँ पे नीचे हम लोग लिख लेंगे, ये बेटा क्या है, F1 पार्टिकल्स। इसका जो साइज है बेटा वो तकरीबन 9 नैनोमीटर होगा, और 11 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे ये मौजूद होते हैं। और इनकी जो तादाद होती है एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो 100 से लेकर 1000 तक हो सकते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया, ईच माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद बेटा अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, इसके अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें बेटा डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेंगे। और उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट हम लोग इसके अंदर जो डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स की बात की जाए वो कौन कौन से मौजूद होते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर बेटा इसका अपना सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए इसमें मौजूद होगा। और इसमें बेटा क्या मौजूद होंगे, राइबोसोम्स मौजूद होंगे। सर्कुलर डीएनए है और क्या है, राइबोसोम्स मौजूद हैं। इसी वजह से अब क्योंकि सर्कुलर डीएनए है, इसके पास अपना डीएनए है, अब जिस सेल की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो क्या करेगा, इस ऑर्गेनेली को रेप्लिकेट करेगा। और रेप्लिकेशन कैसे होती है, रेप्लिकेशन फिशन के जरिए होती है। जैसे हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ी है बाइनरी फिशन, तो फिशन के जरिए क्या होगी, इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, दो में ये डिवाइड हो जाती है। और कौन इसको डिवाइड कर, इसके पास इंस्ट्रक्शन किसके पास होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो कि सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। और इसी वजह से बेटा ये अपने खुद से प्रोटीन भी बनाता है, और उसके अलावा ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी इसको कहा जाता है। तो ये इन दोनों रीजंस की वजह से ये बेटा क्या है, सेल्फ
रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, और इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी खुद करता है। प्रोटीन सिंथेसिस भी इसकी खुद होगी। किन दोनों वजह से कहा जाता है इसको, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स की वजह से, जो कि कहां पे बेटा होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होंगे। उसके अलावा बेटा हम लोग क्या अगर बात करें इस F1 पार्टिकल्स की, F1 पार्टिकल का क्या फंक्शन है। F1 पार्टिकल यहाँ मैंने शुरू में बेटा बताया कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं, जिसमें एडीपी से क्या बनती है, एटीपी बनती है। अब ये जो F1 पार्टिकल्स है, इसका क्या फंक्शन है, इसने बेटा एटीपी प्रोडक्शन में हिस्सा लेना है। वो एटीपी प्रोडक्शन में कैसे हिस्सा लेगा, उसकी अगर बात करें हम लोग, तो इसमें बेटा जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, इसमें चलता है क्रेब्स साइकिल, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, वो कहां पे चलेगी, वो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर चलती है। तो इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बेटा मौजूद होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में हम लोग कहते हैं कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम C, ऐसे डिफरेंट क्या होंगे ये बेटा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। उनके बाद क्या होता है, उन्हीं से जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे NADPH जो है वो आगे NADH में NADP में कन्वर्ट हो जाता है, और हाइड्रोजन आयन जो हैं वो अलग हो जाते हैं। वही हाइड्रोजन आयन जो होंगे अपने इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन जो होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ने लॉस किए हैं वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाएंगे, और फिर आगे जाके वो क्या कर लेंगे, इसी वो जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो कहाँ पे मौजूद होते हैं बेटा, वो यहाँ पे इस इनर जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब F1 पार्टिकल बेटा काम क्या करता है, इस F1 पार्टिकल ने, इसी F1 पार्टिकल के जरिए ये हाइड्रोजन आयन जो होंगे हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जानब मूव करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो मूव करेंगे। इसी डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी यूज की जाएगी वो एडीपी बन जाएगी, और इसी के दौरान इसी हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट की वजह से क्या बन जाता है, यहाँ पे एटीपी बनती है। और इस प्रोसेस को जिसमें एटीपी बने, इसको केमियोस्मोसिस का नाम भी हम लोग देते हैं। अच्छा, अब इस F1 पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें बेटा, F1 पार्टिकल के दो कंपार्टमेंट्स है, इसको और क्या नेम दिया जाता है, इसको ऑक्सीसोम्स का नाम भी देते हैं हम लोग, और उसके अलावा इसको हम लोग F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल का दूसरा जो नेम है इसको बेटा एटीपी सिंथेस का नाम भी हम लोग देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें F1 पार्टिकल, इसका जो दूसरा नेम है बेटा एटीपी सिंथेस का नाम भी देंगे हम लोग, या इसका जो अनदर नेम है इसको बेटा ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। इसको ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है। तो इसी वजह से जब इन्होंने बेटा एटीपी सिंथेस के जरिए जो NADPH जो कि किसकी कहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी, जो कि बेटा बने थे लाइट एक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान, या जो फूड के अंदर मौजूद होते हैं एटीपी। अब इनसे क्या किया जाता है, NADPH जैसे ही अपने हाइड्रोजन को लॉस करेगा, रिडक्शन होगी, तो क्या होगा, उसकी वजह से वो रिडक्शन के बाद हाइड्रोजन लॉस होगा, उस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करने और किसको दे देने हैं, वो बेटा यहाँ पे चलने वाली, इस जगह पे चलने वाली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर चलने वाली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, इस जगह पे बेटा क्या चलेगी, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बेटा होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल। और जो ग्लाइकोलाइसिस बेटा होती है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला पार्ट है, वो बेटा साइटोप्लाज्म में होगी। साइटोप्लाज्म के बाद जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो यहाँ पे आ जाती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH FADH2 बन देंगे, वो बाद में फिर कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, जो कि इंटर मेम्ब्रेन, जो कि इनर मेम्ब्रेन पे हो रहे हैं, वहां पे उनकी ब्रेकडाउन रिडक्शन होगी। NADPH जो है अपने हाइड्रोजन लॉस करके कहाँ पे भेज देंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के बाद वहां पे हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जानब थ्रू द F1 पार्टिकल या एटीपी सिंथेस जैसे वो मूव करेंगे, तो यहाँ पे किसकी बेटा फॉर्मेशन हो जाएगी, एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी वजह से इसको एटीपी सिंथेस या ऑक्सीसोम्स का नाम भी देते हैं। इसमें बेटा जो
ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ये F1 पार्टिकल, लेकिन इसका जो एक एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है वो एम्बेडेड स्ट्रक्चर कहाँ पे है? वो एम्बेडेड स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की है वहां पे एम्बेडेड होता है, यहाँ पे इस जगह पे। इसको बेटा क्या कहते हैं? इसको F0 कहा जाता है। और जो बाहर की तरफ हिस्सा आप लोगों को नजर आ रहा है वो है F1 पार्टिकल। तो मतलब क्या है कि जो एटीपी सिंथेज है वो दो पार्ट्स में मुश्तमिल है, एक है F0 और दूसरा कौन सा है? F1 पार्टिकल्स। F0 का कोई फंक्शन नहीं, वो सिर्फ एम्बेडेड होता है, जबकि जो F1 पार्टिकल है वो क्या काम करता है? एटीपी को बनाने में हेल्प करता है। दूसरा उसके अलावा बेटा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें कौन से आ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा कंसीडर किया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। इसके अंदर क्या है? सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। और इसके अलावा इसमें बेटा क्या है? राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम का जो साइज बेटा होता है वो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं 70s उतना होगा, और सर्कुलर डीएनए है। अब इसको बेटा कंसीडर किया जाता है कि ये जो ऑर्गेनेली है, खासतौर पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों की दोनों जो ऑर्गेनेलीज हैं ये बेटा रिलेट कर रही हैं किसके साथ? एवोल्यूशनरी प्रोसेस में। जैसे ही लाइफ का बेटा आगाज हुआ था प्रोकैरियोट से, तो इनिशियली जो प्रोकैरियोट्स थे वो अपनी फूड खुद नहीं तैयार कर सकते थे, वो एनारोब्स थे। ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो अपनी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अपनी फूड हासिल कर रहे थे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे आगे एवोल्यूशन होती गई तो एक लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल्स आए, उन लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल्स ने इन स्मॉलर प्रोकैरियोटिक सेल को क्या कर लिया? इनगल्फ कर लिया। जैसे इनगल्फ किया तो क्या हुआ? अंदर एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस इसको कहते हैं, इसके जरिए एक्सप्लेन किया जाता है कि अंदर जैसे इनगल्फ किया गया तो लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, और जैसे बेटा अंदर गया प्रोकैरियोटिक स्मॉलर सेल, उसने क्या कहा कि बेचारे मैं भाई बाहर से आया हूँ, मेरे से एनर्जी ले लो, मुझे खाओ ना। तो क्या किया? बड़े प्रोकैरियोटिक सेल्स ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, उससे एनर्जी ली और बदले में उसको क्या देना शुरू कर दिया? प्रोटेक्शन देना शुरू कर दी, उसको हैबिटेट देना शुरू कर दिया। तो वही जो स्मॉलर पार्टिकल था, स्मॉलर प्रोकैरियोटिक सेल था, उसने अंदर आके क्या काम करना शुरू कर दिया? उसको एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। तो इसी वजह से बेटा इसको कंसिडर किया जाता है कि ये एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है कि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, लाइफ के प्रोसेस में अर्लीस्ट या जो यूकैरियोटिक सेल्स के जो इंसेस्टर्स हैं वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और उसके अलावा अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन और आता होगा कि इसका जो बेटा डीएनए है वो सर्कुलर है, इसके डीएनए सर्कुलर क्यों है? वजह क्या है? वो वजह यही है बेटा एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस की वजह से, क्योंकि दूसरा जो प्रोकैरियोट जिसने इनगल्फ किया था उसका भी सर्कुलर था, तो इसका भी सर्कुलर होगा। अब इसका सर्कुलर होने की जो दूसरी रीजन है वो कौन सी है? वो दूसरी रीजन बेटा बेसिकली ये है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती। अब जाहिर बात है जब हिस्टोन प्रोटीन होगी, आमतौर पे हमारा जो सेल का डीएनए होता है उस सेल के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन के इर्द-गिर्द बाइंडिंग होकर न्यूक्लियोसोम बनते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होगी और न्यूक्लियोसोम भी नहीं बनेगा। इस वजह से ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनता, सिंपल सा स्ट्रक्चर ही क्या हो जाता है? सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। ऐसे बिल्कुल सर्कुलर डीएनए क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होगा, राइबोसोम भी 70s क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होंगे। तो ये कुछ सिमिलरिटीज भी हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान। इसका अगर हम लोग लेंथ और डायमीटर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ है तकरीबन बेटा इसका जो लेंथ है वो 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि अगर इसका डायमीटर की बात करें तो डायमीटर तकरीबन 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है इसकी डायमीटर, इसका डायमीटर। तो इसकी लेंथ है बेटा 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर और इसका डायमीटर कितना है? 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के हवाले से बात की, इसकी डिस्कवरीज के हवाले से बात की, इसको नेम किसने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का उसके हवाले से बात की, और चंद एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसको हम लोग इंसेस्टर्स ऑफ यूकैरियोट्स क्यों कहते हैं और एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, और उसके अलावा इसके अंदर जो सर्कुलर डीएनए है वो सर्कुलर क्यों है। ये हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी इसके हवाले से पढ़ी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर में अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।